नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सशुल्क पात्रता। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो अध्यादेश 16/5/2018 के अनुसार 1/1/2000 के बाद की और 1/1/2011 के पहले की जो भी झोपड़े हैं उनको सशुल्क पात्रता करने के लिए आदेश दिया गया है। अब आपको सशुल्क पात्रता कराना है तो आपको 16/5/2018 का जो भी जोड़ पत्र 3 और 4 है वो भर के कंप्लेंट अथॉरिटी के पास पुटअप करना है और वहाँ पे फॉलोअप करके आपकी सशुल्क पात्रता करवाना है। अब सशुल्क पात्रता में वो वहाँ पे पात्र नहीं लिखेंगे, ये आप ध्यान रखिए। वो सशुल्क योग्य, ये रिमार्क मारेंगे कि इनका जो डॉक्यूमेंट है उस हिसाब से सशुल्क योग्य। अब सशुल्क में आपको भरना है 2.5 लाख रुपया, 2,50,000। ये 2,50,000 ये पात्रता के समय आपको नहीं भरना है। जब आपका अलॉटमेंट होगा तो एआर डिपार्टमेंट आपको इंटीमेशन देगी कि भाई आपके जो भी पैसे हैं 2.5 लाख रुपया वो भरिए, और जब तक आप नहीं भरते तब तक आपको घर अलॉटमेंट नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। और सशुल्क में जब ये 2019 में ये पब्लिकेशंस हुए थे उस समय कहा गया था कि भाई सशुल्क को भी भाड़ा रेगुलर जो पात्रता है उनके हिसाब से ही भाड़ा देंगे, लेकिन जो 16/5/2018 का जीआर आया है उस जीआर में भाड़े का कोई जिक्र नहीं दिया गया है। उसमें ना तो भाड़े के देने के लिए मना किया गया है और ना ही ना देने के लिए मना किया गया। मतलब ये भी अधूरा ही जीआर है। इसके अंदर कोई भी क्लियरिफाई नहीं किया गया है सरकार ने कि भाई ये जो गरीब लोग हैं इनके जो झोपड़े हैं तो आखिर वो अगर तोड़ देते हो सशुल्क में पात्रता होती है। अब 16/5/2018 को जो जीआर आया था उसके अंदर कहा गया था कि जो भी सशुल्क पात्र होंगे उनके ऊपर सेक्शन 3E अप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब 3E का मतलब ये है कि जो भी रूम आपको अलॉट होता है वो जो क्राइटेरिया थी पहले 10 साल, 10 साल कम हो गया 5 साल हो गई है। मतलब आप 5 साल तक उस रूम को बेच नहीं सकते, किराए पे नहीं दे सकते, ये सेक्शन 3E के अंदर में आता है। लेकिन सशुल्क में इन चीज़ों से छूट दी गई थी, इसलिए दी गई थी कि भाई आप 2.5 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन चार्ज भर के ले रहे हो तो आपको इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। आपका अलॉटमेंट होने के बाद आप बेच सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट में आप फ्लैट खरीदते हैं। लेकिन 2023 में के एंड में जो जीआर आया है उस जीआर के अंदर में सशुल्क में कमर्शियल पात्रता को बंद कर दिया है कि भाई कमर्शियल पात्रता नहीं होगी, कमर्शियल पात्रता नहीं होगी। लेकिन अब उसके अंदर प्रॉब्लम्स ये है कि 2018 से लेके 2023 एंड तक, यानी समझो 2024 तक, ये जीआर मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर में 23 में आया है, शायद दिसंबर में आया है, तो समझिए 1 साल पूरा पकड़ लीजिए। तो वो 2018 से 2023 दिसंबर तक जो कमर्शियल पात्रताएं हुई है उसके बारे में सरकार ने विचार क्यों नहीं किया। अब इनका कहना ये है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें निवासी, हर परिवार को घर देना, मतलब निवासी घर देने की वादा किया गया है। भाई आवास योजना ठीक है, आवास योजना ठीक है कि वाणिज्य योजना उनके घर है, उनके डॉक्यूमेंट है 2011 के पहले की, तो उन्हें अब क्यों नहीं दिया जाए, उन्हें पात्रता क्यों नहीं। मतलब एक हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनके साथ अन्याय कर रही है। एक पक्ष रेसिडेंस का हो गया और एक पक्ष हो गया कमर्शियल का और तीसरा पक्ष हो गया आरसी का। अब आरसी के बारे में कुछ दिया ही नहीं है और डिपार्टमेंट ये कहता है कि आरसी भी पात्र नहीं होंगे। मतलब ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो भी जीआरस बना रहे हैं वो जीआर के अंदर कन्फ्यूजन इतने भर देते हैं कि लोग परेशान हैं। वैसे भी लोगों को कानून समझ में नहीं आता है, वैसे भी लोगों को कानून समझ में नहीं आता है कि भाई अगर ये कानून बना रहे इस तरह से तो पब्लिक
क्या समझेगी? इस विषय में महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि एसआरए के ऊपर जो भी कमियां हैं वो बैठ के एक बार क्लियर करे, उस पर ऑब्जेक्शन सजेशंस ले। किससे? लोगों से, झोपड़ी धारकों से, स्पेशल झोपड़ी धारकों से ऑब्जेक्शन सजेशंस ले कि आपका क्या मत है, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या तकलीफ होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे संवैधानिक जो अधिकार है वो भी खत्म कर दिया गया है। जबकि सरकार कोई भी नीति लाती है तो उसका ऑब्जेक्शन सजेशन मैंडेटरी होता है कि भाई आप एक बार लोगों से पूछिए लोग क्या चाहते हैं, लोग उसके अंदर और क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कि भाई इसके अंदर और क्या तकलीफें आ रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। अब देखिए जो खरीदी बिक्री का मंत्रालय में पास हुआ लेकिन अभी तक जीआर नहीं आया। अब ये जानबूझ के इंतजार कराया जा रहा है कि भाई इलेक्शन आने दीजिए तब हम जीआर निकालेंगे तो पब्लिक का मत हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं है। तो जीआर निकाले से सर आपको वोट नहीं हासिल होने वाले हैं, ये बात आप समझिए। यदि ये काम आप निस्वार्थ से करेंगे तो वोट आपको मिलेंगे। आप वोट के लिए काम कर रहे हैं, ये लोगों के दिमाग में जा रहा है। हर पब्लिक समझ रही है कि भैया ये वोट की राजनीति है, ये हमको दिखावे का लालच है, इसीलिए जानबूझ के कर रहे हैं। इसके लिए वो जीआर अभी तक अटका है। उसके बाद के जीआर 18-19 तारीख के जीआर सब आ गए, लेकिन वो जीआर निकलने का नाम नहीं हो रहा। जबकि उसके अंदर उच्च स्तरीय बैठक के अंदर में देवेंद्र फडणवीस साहब ने उस पर हरी झंडी भी दिखा दी, लेकिन फिर भी उसके नियम, उसके रूल्स और कितने पैसे ट्रांसफर किए होंगे, इस बातों का अभी तक कोई भी जीआर, कोई भी गवर्नमेंट आदेश, अध्यादेश नहीं आया है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सशुल्क की। तो सशुल्क में आपको ध्यान रखना है कि सशुल्क में जब भी आप जोड़ पत्र 3 और 4 भरेंगे, उस समय आपके जो भी 1-1-2000 के बाद के डॉक्यूमेंट, 1-1-2011 के पहले के डॉक्यूमेंट लगाइए। जैसे आपके लाइट बिल से समझिए आपने 2005 में लाइट बिल लिया है, तो आपके 1-1-2011 के 12 के लाइट बिल्स रहेंगे तो भी चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी दिख रही है कि आपने स्टेबलाइजमेंट जो देश स्थापना दी, जो डेट है वो 2005 का है और वहाँ से कंटिन्यूटी आ रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब कुछ लोगों का कमेंट्स आता है कि सर मेरे डॉक्यूमेंट 2011 के हैं लेकिन जनवरी के बाद के हैं, तो सर नहीं चलेंगे, तो नहीं चलेंगे। बहुतों का कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पास खाली सर्वे पावती है, राशन कार्ड है, क्या रूम उस पर पात्र होगा? अब बताइए, सर्वे पावती और राशन कार्ड पे रूम पात्र होगा? यहाँ तो लाइट बिल, वोटिंग कार्ड और सर्वे पावती होने के बावजूद ये कंपनी अथॉरिटी उसको अपात्र कर देते हैं। तो अब राशन कार्ड और इसके ऊपर कैसे पात्रता होगा? आपको नहीं लगता है मुश्किल है? मुश्किल है, कानून के हिसाब से मुश्किल है। कानून के बाहर जाके आप करेंगे तो हो सकता है, वो नामुमकिन नहीं है। क्योंकि भाई डिपार्टमेंट तो बैठा है, क्योंकि कंपिटेंट अथॉरिटी, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी बैठे हैं वो दुकान खोल ली है, वो दुकान खोले। वहाँ पे जो पात्रताएं होती है, लीगल पात्रताएं छोड़ दी, इलीगल पात्रताएं ज़्यादा होती है। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था, हमारे ही कंपिटेंट अथॉरिटी ने हमारे स्कीम में कितने ऐसे लोग हैं जो उनके जुडिक्शन में नहीं भी आते तो भी पात्रता कर दी है उन्होंने, जबकि जुडिक्शन है ही नहीं। चलिए ठीक है, हम उस पर बात नहीं करते, हम सशुल्क की तरफ आते हैं। तो सशुल्क में आपको ध्यान देना होगा। कई लोग मुझे कमेंट्स फ़ोन करते हैं कि सर हमने वहाँ पे अंतिम जो मूल परिशिष्ट 2 है, अंतिम परिशिष्ट 2 में हमें दिखाया गया कि आपका अपात्र है। हमने डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ पे बता रहे कि आपका सशुल्क पात्र है। तो सर सशुल्क पात्र अगर आपका हुआ है, अब इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी जिसके एनेक्शर पहले निकले हैं 2018 के और उसमें आपकी पात्रता नहीं है, तो आपको वहाँ पे सप्लीमेंट्री यानी पुरौनी परिशिष्ट 2 निकलेगी। तो पुरौनी परिशिष्ट 2 अगर आपके पास नहीं आई है तो आप लोग पहले डिपार्टमेंट में चेक कीजिए। जो भी सशुल्क व्यक्ति है, जिन्होंने जोड़ पत्र 3-4 भरा है और जिन्होंने इस चीज़ का एप्लीकेशन किया है, वो जाके वहाँ डिपार्टमेंट में सक्षम प्राधिकारी के पास पूछताछ करे कि सर हमने ये चीज़ किया था, इसके ऊपर क्या निकला है। अगर
सकता है, उन्होंने कंसीडर किया है, तो वहाँ पे जो भी आपकी सप्लीमेंट्री है उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल के रखिए। एक के बदले 2 निकाल के निकाल के रखिए। ये आपके काम लाभदायक चीज़ है। और जैसे एनेक्शल 2 है वैसे सप्लीमेंट्री एनेक्शल 2 है, तो आप उसको निकाल के रखिए। आप मूल परिशिष्ट 2 मत देखिए, क्योंकि मूल परिशिष्ट 2 अगर 2018 के पहले बने हैं तो सीधी सी बात है कि 2005 के डॉक्यूमेंट पे आपकी पात्रता वहाँ पे निश्चित नहीं की गई, वहाँ पे अपात्र हैं आप। तो उस चीज़ को आप अब जिसके एनेक्शल 2 2016-5-2018 के बाद निकल रहे हैं, तो उसमें कंपनी अथॉरिटी को उनको सशुल्क पात्र करना है, नहीं सशुल्क योग्य लिखना है, योग्य करना ही है। और उनके जो भी 2.5 लाख रुपया भरना है, जो भी 2,50,000 रुपया भरना है शासकीय शुल्क, जो कंस्ट्रक्शन चार्ज होते हैं, अब वो शासकीय शुल्क है या कंस्ट्रक्शन तो सरकार समझे, लेकिन वो 2.5 लाख रुपया भरना है। तो वो AR डिपार्टमेंट जब आपका अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट के समय ये आपको बताएंगे कि भाई आपको ये पैसे भरना है, या तो आप वहाँ पे DD जमा करें या तो आप ऑनलाइन प्रोसेस करें। वो आपको दोनों नंबर देंगे, मतलब हर चीज़ बताएंगे आपको। आपके जो भी इंटीमेशन लेटर रहेगा उस पर दर्ज रहेगा। आप चाहे तो ऑनलाइन करिए, उसकी रिसिप्ट निकालिए, रिसिप्ट ला के वहाँ पर दे दिए तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रक्रिया आपको करना है। अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होती है, पात्रता के समय हम जोड़ पत्र 3-4 भर देते हैं। अब भरने के बाद फिर आप मुझे फ़ोन करें, सर मैंने जोड़ पत्र 3-4 भर दिया है। अरे सर आपने भरा है, लेकिन अब आपको उसके पीछे फॉलोअप करना पड़ेगा, आप फॉलोअप कीजिए ना। अधिकारी का ना कहते हैं तो बोलिए सर मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं चलता हूँ आगे, अपील में जाता हूँ मैं। तो आपके लिए है ना अपील, स्लम एक्ट के सेक्शन 35 में आपके पास आपकी रेमेडी ओपन है, अपील कीजिए एडिशनल कलेक्टर के यहाँ पे। क्योंकि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपकी पात्रता निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रीजन भी जब वो अपात्र करते हैं तो उन्हें रीजन देना पड़ेगा। पात्र में भी रीजन देना पड़ता है, पात्रता में भी आप रिमार्क देखिए, उनके दिमाग में लिखा रहेगा 1/1/2000 जब मतदार यादी अनुसार अन्वय पात्र का डेट रहेगा, ये डेट को यहाँ से 20 पडताळणी अनुसार 20 स्थापनेचा या दिनांका अन्वय पात्र, तो ये रिमार्क देना ही पड़ता है। तो अपात्र के लिए भी देना पड़ेगा कि भाई कारण क्या। अभी जैसे आप मूल परिशिष्ट देख लो, मूल परिशिष्ट में अगर अपात्र है तो उसमें लिखा है पुरावे सादर केलेले नाही, 1/1/2000 पूर्वीचे कोणते पुरावे आढळून येत नाही। तो ये चीज़ें उनको रिमार्क देना पड़ता है, क्योंकि आप बिना मतलब अपात्र लिख के ब्लैंक छोड़ के ऐसे नहीं चलता है। रिमार्क उसलिए दिया गया है कि आपने क्यों अपात्र किया है। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा। जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो मैंने बार बार बोला कि ज़्यादा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। सशुल्क वालों के लिए लाइट बिल हो गया, उनका इलेक्शन यादी में नाम है तो वो देख लीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, सशुल्क में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। अब सशुल्क में जो भी झोपड़े का बंटवारा हुआ है, कुछ झोपड़े ऐसे हैं जो इंडिविजुअल हैं, मतलब स्वतंत्र है, कुछ झोपड़े ऐसे कि झोपड़े के बंटवारे हुए हैं, डिवाइड हुआ है उनका, मतलब भाग हुआ है, 2 1 का 2 2 के 3 ऐसे भाग हुए हैं। अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगे आपको मतदार यादी में, कि अगर आपके मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक अगर आपके पहले आपके परिवार में किसी को हुआ है, पात्र हुआ है, तो वहाँ पे मतदार यादी के सीरियल में दिखेगा तो आपके लिए तकलीफ होगी, वो उसमें समाविष्ट करके अपात्र कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक इस चीज़ पे कोई खुलासा करने को सरकार तैयार ही नहीं है कि मतदार यादी का बहाना क्यों ले रही है कंपनी अथॉरिटी। सक्षम प्राधिकरण मतदार यादी का बहाना, जो झोपड़ा क्रमांक है उसका बहाना क्यों ले रही है, क्या कारण है उस मतदार यादी के झोपड़ा क्रमांक को कब यहाँ पे पुटअप किया गया है, कब उसके अंदर फेरबदल किया गया, किसी को नहीं पता है। ये तो शायद मुझे लगता है कि इलेक्शन अधिकारी जो है ना उनको भी नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मतदार यादी के नाम पे लोगों को अपात्र किया जाता है। और वही चीज़ अगर आप साथ में गांधी जी लेके जाइए, गांधी जी को साथ में ले जाइए,
तो भाई आपकी पात्रता हो जाएगी। फिर मतदार यादी का झोपड़ा क्रमांक ये वो नहीं आता है। अभी आप फिर यही बोलेंगे कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अरे भाई मैं एविडेंस रखा हूं, मुझे पता है। एक ही घर के 4-4 5-5 घर बने हैं और सबकी पात्रता हुई है, मतदार यादी में नाम एक ही जगह पे है, फिर भी पात्रता किया है ना कंपिटेंट अथॉरिटी ने। कैसे किया है? अब मूल परिशिष्ट 2 कैसे बनता है ये आप भी जानते हैं। जो ओरिजिनल परिशिष्ट 2 बनता है तो कैसे बनते हैं? ये डेवलपर, सोसाइटी और अधिकारी की इनकी मिली भगत होती है। तो मिली भगत में क्या ये डेवलपर और सोसाइटी अधिकारी के रिश्तेदार हैं कि वो बोल देंगे सर पात्र उल्टा का तो पात्र हो गया? वहां पहले फिक्स हो जाते कि भैया आपका एनेक्शल 2 बनाना है, इतने पैसे हम डिपार्टमेंट को देंगे। ये 100% है, ये 100% है। नहीं तो एक अधिकारी आपके कुछ प्रॉब्लम्स है, आपने कंप्लेंट फाइल किया और कंप्लेंट पे 2-2 महीने 3-3 महीने जब तक आप जाएंगे नहीं उसके ऊपर नजर नहीं डालते, और इनके एनेक्शल 2 इतने फास्ट बन के रेडी हो जाते भाई। बताओ, अधिकारी सब काम छोड़ दिए, खाली एनेक्शल 2 बना रहे, कारण क्या? तो कारण गांधी जी। तो उस समय मूल परिशिष्ट में बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम आते हैं कि वहां पे उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो भी पात्र, बिना डॉक्यूमेंट के पात्रता हो जाती है, कोई रिमार्क नहीं, कुछ नहीं। तो ये कंपिटेंट अथॉरिटी की यहाँ करप्शन चालू है, भ्रष्टाचार चालू है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं सबूत के साथ मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि मैं बिना सबूत बोलता हूँ, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ। कंपिटेंट अथॉरिटी बात करे मुझसे पूछिए कि आप ऐसे क्यों, मत दिखाऊंगा सर, ये बताइए क्या है, ये क्या है मुझे बताइए। मतलब अब यहाँ पे झोपड़ा क्रमांक आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, लेकिन एक गरीब आदमी अगर उसकी फैमिली अलग है, भाई उसकी उम्र हो गई है 20, 22, 25, 24, 50 साल, उसके लिए झोपड़ा क्रमांक आ जाता है कि भैया नहीं, कुटुंब प्रमुख तो आपके पिताजी और माताजी हैं, आपका झोपड़ा तो है ही नहीं, समाविष्ट कर दिया है, तो आप उसी झोपड़े में। तो ये चीज़ें लोगों के सामने एक समस्या, बहुत ही कठिन समस्या है। उस समस्या से निदान पाने के लिए भाई किसी न किसी को तो कोर्ट में जाना पड़ेगा कि भाई ये झोपड़ा क्रमांक, ये इलेक्शन अधिकारी झोपड़ा क्रमांक कब इसमें पुटअप किए इलेक्शन यादी में, उसका डिटेल चाहिए। और वो उसके बाद इन्होंने रीवेरीफाई कब किया। मतलब आपने जब जैसे जनगणना होती है 20 साल में, तो क्या हर 20 साल में रीवेरीफाई किया आपने कि भैया झोपड़ों की तादाद कितनी बड़ी है? नहीं किया। बस आपने बस वो एक झोपड़ा क्रमांक उसी में पूरी कुटुंब का डालते गए। अब बताइए, एक कुटुंब के अंदर 20 लोग हैं, 20 लोग में 5 झोपड़े हैं, तो क्या वो एक ही को देंगे? वहां पे सीरियल में एक ही है 20 लोगों का और यहाँ 5 झोपड़े, तो क्या एक ही परिवार को मिलेगा? ये गलत कर रही सरकार, ये गलत कर रही। जब आपने नए नए अध्यादेश जारी किए, 1995 किया, 2000 किया, 2000 से 2011 किया, तो भाई ये मतदार यादी का बहाना क्यों ले रहे हैं? अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? प्रॉब्लम्स आते हैं कि भाई एक व्यक्ति की सर्वे पावती भी है, जिन्होंने 2000 में सर्वे करवाया है, उनके पास लाइट बिल भी है, उनके पास मतदार यादी भी है, लेकिन मतदार यादी में दिखा रहा है कि भैया इनका जो घर है इनकी फैमिली में समाविष्ट है, मतलब एक ही झोपड़ा नंबर पूरी फैमिली का है। तो आप मुझे बताइए, जो बीएमसी का झोपड़ी गणना हुई थी 2000 मुहिम के अंतर्गत, तो वो झोपड़ी गणना में जो पावती दी गई है, तो क्या गलत है? तो क्या गलत है वो? मतलब सरकार बीएमसी के ऊपर उंगली उठा रही है, उस अधिकारी के ऊपर उंगली उठा रही है कि भैया तुमने पैसे खा के सर्वे पावती बनाया। मतलब झोपड़े अलग थे तभी तो सर्वे पावती बनी है। तो ये जो चीजें हैं लोगों को समझनी चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो झोपड़े खरीद भी लेते हैं लेकिन नाम ट्रांसफर नहीं कराते, लाइट बिल तक ट्रांसफर नहीं कराते। अरे भाई, मैंने 1000 बार कहा है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, वो आपके फिजिकल पोजीशंस होते हैं। एक्चुअल पोजीशन के लिए आपको वहाँ पे लाइट बिल, वोटिंग में नाम, ये सब जब तक आप इस पर ट्रांसफर नहीं कराएंगे तब तक वो झोपड़ा आपका नहीं कहलाता है। इस चीज़ को समझिए। आपने खाली टाइटल खरीद लिया है, आपने एक्चुअल वहाँ का पोजीशन तो लिया ही नहीं है।
आप वहाँ घर में भी रहोगे तो भी आपको पोजीशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे नाम तो किसी और के, कल आपकी पात्रता होगी ही नहीं, तब क्या करेंगे आप? डिपार्टमेंट पूछेगा ना, भैया आप बता रहे हो मैंने 95 में खरीदा है, 95 से आज तक लाइट बिल उन्हीं के नाम पे चल रही है, तब डॉक्यूमेंट उन्हीं के नाम पे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तुरंत से तुरंत उस चीज़ को ट्रांसफ़र करवाइए, क्योंकि ये सारे एक ऐसा अजगर निगल जाता है, डकार नहीं लेता है दोस्तों। तो इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट आपको भी होना पड़ेगा, जागरूकता लाना पड़ेगा। यदि आप जागरूक नहीं हैं तो जागरूक होइए, समझिए, तब आपका घर प्रोटेक्ट होगा। सशुल्क वालों का जो भी मैटर्स था, मुझे बहुत सारे कॉल्स आए थे, मैंने इसलिए बोला सशुल्क के भी ऊपर वीडियोस बना देते हैं कि सशुल्क पात्रता में क्या होता है, कैसे नहीं होता। लेकिन सशुल्क में सशुल्क योग्य ऐसा लिख के आएगा, और उसकी जो भी आपकी सप्लीमेंट्री अगर आपके पास नहीं आई है, डिपार्टमेंट पता कीजिए, डिपार्टमेंट में अगर वहाँ पे है तो उसकी सर्टिफाई कॉपी लीजिए, एक नहीं दो कॉपी लीजिए, लेकिन सर्टिफाई, आरटीआई में नहीं, सर्टिफाई कॉपी लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे अधिकारी की सिग्नेचर, किस चीज़ को इशू किया, वो डेट, ये सब चीज़ें आपको काम आएगी। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कीजिए। जैसा मैंने कहा, अगर किसी का भी प्रॉब्लम है तो तुरंत से तुरंत नाम ट्रांसफ़र कराइए, क्योंकि आपके नाम के अगर डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं देखेंगे तो आपके नाम की पात्रता नहीं होगी, भले वो रूम 2000 के नहीं 95 के पहले का हो, उस पर जिस व्यक्ति का नाम है उस पर ही आएगा, आपको वहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं समझा रहा हूँ, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदा है तो उसके जो डॉक्यूमेंट के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसफ़र कराइए झोपड़पट्टी में, लाइट बिल वगैरह, और इस चीज़ को समझिएगा। दोस्तों वीडियोस लंबी हो रही है, आज हमने इस चीज़ पे समझा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपडेट करना है, क्या करना है, सशुल्क पात्रता के विषय में समझा, और इस चीज़ को देखिए, समझिए और औरों को समझाइए, जागरूक कीजिए, क्योंकि हम एक दूसरे को जागरूक करेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र जागरूक हुआ, क्योंकि सारे स्कीम है तो मैं महाराष्ट्र की बात करूँगा, बाकी कोई मैटर रहेगा तो हम देश की बात करेंगे। लेकिन ये महाराष्ट्र तो फिलहाल तो इस सारे में महाराष्ट्र में चले, तो महाराष्ट्र को जागरूक करना है, महाराष्ट्र के लोगों को जागरूक करना है, खासकर झोपड़ी धारकों को जागरूक करना है, ताकि वो अपने घरों से वंचित ना रह जाए। तो दोस्तों देखते रहिए जागो इंडिया जागो। वीडियोस कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और कमेंट्स आजकल आपके बहुत काम आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सब जागरूकता ज़्यादा बढ़ रही है तो कमेंट्स कम हो गए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।